सुबह की पहली धूप हल्के हल्के पर्दों से छनकर ड्राइंग रूम में उतर रही थी। रसोई से ताजा तड़के की खुशबू आ रही थी। रजनी आलू भिंडी की सब्जी छोक रोटियां बेलने लगी थी। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठा रणवीर नाश्ता मिलने के इंतजार में बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। सामने उसकी माँ शारदा जी नहा धोकर एकदम सलीके से सफ़ेद किनारी वाली लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। रणवीर हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोला, माँ आज ऑफिस में मीटिंग है और प्रमोशन की भी बात होगी। बॉस ने तो इशारा कर ही दिया, अगर सब सही रहा तो इस बार मैं रीजनल हेड बन जाऊंगा, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र भी होगा, मुझे ऋषिकेश जाना पड़ेगा। तो तुम हमारे साथ चलोगी ना? शारदा जी चाय की प्याली एक ओर रखते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे नई जगह का हवा पानी रास नहीं आएगा। मेरा तो यहाँ ही मिट्टी में सांस बसती है। यहाँ का मंदिर मोहल्ला, मेरी सहेलियाँ, यह सब छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर मैं वहाँ पर जाने के बाद बीमार हो गई तो? मुझे तो यहीं अच्छा लगता है। रणबीर उदास हो गया और सोचने लगा कि माँ के कारण मैं हर बार अपना प्रमोशन छोड़ देता हूँ। वह गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। तब तक रजनी उसके लिए नाश्ते की थाली लेकर आई। रणबीर को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन पत्नी ने इतने मन से बनाया था तो उसने किसी तरह एक रोटी खाई और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। रणबीर के जाते ही रजनी के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसे भी पति की पीड़ा साफ समझ में आ रही थी। रणबीर ऑफिस में इतनी मेहनत करता था, बॉस उसके काम की प्रशंसा भी करते थे, लेकिन सिर्फ शारदा जी की वजह से वह तरक्की नहीं कर पा रहा था। हर बार प्रमोशन के मौके पर उसकी सास कोई ना कोई बहाना बना देती थी और रणबीर हर बार अपने कदम पीछे खींच लेता था। तभी शारदा जी के फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से उनकी विवाहित बेटी दीपाली बोली, माँ नाश्ता पानी हो गया क्या? शारदा जी कहने लगी, चाय पी है बेटा, बहू नाश्ता दे देगी थोड़ी देर में। वैसे भी मुझे कौन सा ऑफिस जाना है जो मुझे समय पर नाश्ता मिलेगा। उसके ताने को सुनकर रजनी सतम से खड़ी रह गई, क्योंकि शारदा जी खुद ही देर से उठी थी और नहा धोकर पूजा करने के बाद अभी चाय पी रही थी, तो आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी। मैं धीरे से बोली, माँ कि मैं आपके लिए भी नाश्ता लेकर आती हूँ। तो शारदा जी कहने लगे, अभी तो मैं चाय पी है, तुरंत थोड़ी ना खा लूँगी, अब देर हो गई है तो थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर वह अपनी बेटी से बोली, तुम्हारे यहाँ नाश्ता बन गया बेटा? तो वह कहने लगी, नहीं माँ, आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं अनुज से कह दिया कि वह बाहर से नाश्ता ले आए। तो नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन दोपहर का खाना भाभी से बनवा कर भेज दो ना। शारदा जी अपनी बहू की ओर देखते हुए बोली, सुनो बहू, जरा नाश्ते के बाद अपने नंद के ससुराल के लिए टिफिन तैयार कर दो। गर्मा गर्म दाल, आलू परवल की सब्जी, भरवा करेले, पराठे, हाँ कुछ मीठा भी जरूर बना देना। रजनी मन ही मन सोचने लगी कि हर बार यही होता है, दीदी वहाँ से फ़ोन लगा देती है कि मेरी रसोई में जाने का मन नहीं कर रहा और मम्मी जी मुझसे डबल मेहनत करवा लेती है। अब कभी कभार कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, लेकिन उसकी सास तो हमेशा ऐसा ही करती थी। बेटी भी जब मन करता तब टिफ़िन मंगवा लेती। इसी प्रकार अगर नंद के ससुराल में कोई बड़ा आयोजन होता तब भी वह वहाँ पर मदद के नाम पर जाना पड़ता था। खैर अब सास के ने कह ही दिया तो वह किचन में गई और जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगी। इसी बीच सास ने नाश्ता लाने के लिए कहा तो वह नाश्ता भी दे गई। सास के खाने के बाद वह खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठी तो सास कहने लगी, जरा जल्दी जल्दी खाओ बहू, तुम्हारी नंद के ससुराल खाना भेजने में देर मत करना। तुम्हें पता है ना, उसकी सास को समय से खाना चाहिए होता है। रजनी सोच में पड़ गई कि क्या मैं इस घर की बहू हूँ या दोनों घर की बहू मैं ही हूँ। उसकी आंखों में हल्की हल्की थकान उतरने लगी थी, लेकिन अभी तो बहुत सारा काम करना पड़ा था। नाश्ता करने के बाद वह किचन में गई। करेले के भरावन के लिए उसने अलग से मसाला तैयार किया। आलू परवल की सूखी सब्जी के लिए अलग से मसाला बनाया। आटा गूंथते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वह सोचने लगी कि मम्मी जी के कारण रणवीर की तरक्की नहीं हो पा रही और मैं यहाँ दिन भर रसोई में ही लगी रहती हूँ या आनंद के घर जाकर काम करवाती रहती हूँ। मुझे भी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं बाहर निकल कर कोई काम ही कर लूँ। जब भी रजनी अपनी सास से कहती कि मैं जॉब करूँगी तो वह कहने लगती, घर के काम तो तुमसे सही ढंग से होते नहीं, अब जॉब करने के जाओगी तो घर की देखभाल कौन करेगा। रजनी सोच रही थी कि एक बार रणबीर का ट्रांसफर ऋषिकेश हो जाए तो वह भी वहां जाकर कोई काम कर लेगी, लेकिन यहाँ पर तो सास और नंद के काम करते करते ही वह हलकान हो जाती थी। उसकी कम रजनी सोकर उठी तो उसकी कमर में हल्का हल्का दर्द था। वह सोचने लगी, कल शायद इतने सारे पराठे बेल बेल मेरी कमर अकड़ गई, इसलिए यह दर्द हो रहा है।
वह धीरे धीरे उठी और किचन में जाकर उसने किसी तरह जल्दी से उपमा बना दिया ताकि सब लोग नाश्ता कर सकें। नाश्ता करने के बाद रणवीर ने उसे कहा, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं लंच कैंटीन में ही कर लूँगा। चलो तुम थोड़ी देर लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर में दवाई लगा देता हूँ। रणवीर उसकी कमर में दवाई लगाकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। तभी उसकी सास उसके रूम में आई और कहने लगी, बहू तुम्हारी नंद का फ़ोन आया था, आज उसके घर में किट्टी पार्टी रखी गई है, तो चल जरा उसकी मदद करवा दो, अकेली बेचारी कैसे सब कुछ करेगी। रजनी धीरे से बोली, माँ कि मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आज मुझे आराम करने दीजिए ना। शारदा जी हैरानी से बोली, अरे बहू इतनी कम उम्र में तुम्हारी कमर में दर्द होने लगा, तुम्हारी नंद को देखो, तुमसे बड़ी है लेकिन अभी भी कितनी फुर्तीली है। दीपाली अपनी है तो वह भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, रिश्तों को सहेज कर रखना सीखो, आखिर तुम उसकी भाभी हो। मैं सोचने लगी कि भाभी केवल काम करवाने के लिए याद आती है क्या। अब सास जिद पर अड़ गई थी तो वह धीरे से बोली, ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। गर्मियों का दिन था, रसोई पूरी हुम्मस से भरी हुई थी। दीपाली के घर पर किट्टी पार्टी की तैयारी जोरों पर थी। दीपाली शीशे के आगे बैठी थी, रसोई में पसीना बहा रही थी। वह कमर कस दुपट्टा बांधे हुए सब्जियां काट रही थी, गैस पर आलू उबाल रही थी, पकोड़े का घोल डालने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पैरों में थकावट और चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसने झुककर नीचे से बड़ा सा भगोना उठा, वैसे ही उसकी कमर में तेज दर्द की लहर उठ गई। उसकी कमर एक जगह अटक गई। रजनी थक के अंदर आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी शारदा जी कमरे में आई और गुस्से में कहने लगी, अरे तुमने यहाँ भी आकर आराम करना शुरू कर दिया, यहाँ पर तुम्हें सोने के लिए नहीं लेकर आई थी। रजनी कहराते हुए बोली, माँ कि मुझे एक पल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं क्या करूँ। शारदा जी कहने लगी, ज्यादा ड्रामे मत करो, यह थोड़ा बहुत दर्द तो हर औरत को होता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपनी नंद के घर पर आकर पलंग पकड़ लो। रजनी कहने लगी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ मम्मी जी, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है और अगर आपको मेरा दर्द बहाना लगता है तो मैं जा रही हूँ, घर पर जाकर आराम कर लेती हूँ, आपको जो समझना है समझती रहिए। इतना कहकर उसने अपना पर्स उठाया और धीरे धीरे चलते हुए घर से बाहर निकल गई। आज उसका मन बहुत आहत हुआ। इतनी बार की गई मदद जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी, जो आज उसके दर्द को बहाना बोला जा रहा था। बाद में किसी तरह शारदा और दीपाली ने मिलकर सब कुछ संभाला, लेकिन दोनों लगातार रजनी को कोस रही थी। शाम को जब शारदा जी घर आए तो रणवीर पहले से ही घर पहुंच चुका था। वह रसोई में चाय बना रहा था। शारदा जी गुस्से में कहने लगी, देख ले रणवीर, तेरी बीबी तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। मैं दीपाली के यहाँ नखरे दिखा रही थी, काम से बचने के लिए कमर दर्द का बहाना बना रही थी। रणवीर झुंझलाते हुए बोला, माँ बहन लोग कोई कुक क्यों नहीं बुला लेते, मेरी बीबी खाना बनाने वाली है क्या, वह भी इंसान है, दर्द उसे भी होता है। शारदा जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, अब तुझे भी मेरी ही गलती दिखाई दे रही है ना। रणवीर झुंझलाते हुए चाय का कप लेकर रजनी के पास चला गया। शारदा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बेटा बहू के पक्ष में क्यों बोल रहा है। एक दो दिन तो ऐसे ही बीत गए। एक दिन शारदा जी रणवीर के पास आई और कहने लगी, बेटा देखो तो मेरे मोबाइल में क्या हो गया, बार बार हैंग हो रहा है। रणवीर ने मोबाइल देखा और गप्पे लगाने के लिए चली गई। अचानक से कॉल रिकॉर्डिंग प्ले हो गई, जिसे सुनकर रणवीर स्तंभ रह गया। उसकी बहन बोल रही थी, माँ अगर रणवीर का ट्रांसफर हो गया और भाभी भी चली गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा। शारदी जी हंसते हुए कहने लगी, तू चिंता मत कर, मैं बहाने बनाकर उनका प्रमोशन कभी होने नहीं दूंगी, तो यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं। वैसे भी वह मेरी बात कभी नहीं काटता, मुझे भी अच्छे से पता है कि बहू चली जाएगी तो काम कौन करेगा। वह जो तो सोचता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, बीमार हूँ, तू चिंता मत कर, ऐसे ही अपनी भाभी से नौकरानी की तरह काम करवाती रहना। यह सब सुनते सुनते रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, माँ तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी पत्नी को दीदी की नौकरानी बनाकर रखने के चक्कर में तुमने मेरी तरक्की रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू झलक आए थे और उसने मन ही मन माँ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। वह माँ से कहने लगा, माँ मेरा प्रमोशन हो गया और मैं अगले सप्ताह ही ऋषिकेश जा रहा हूँ, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। शारदा जी गुस्से में बोली, मैंने तुझे मना किया था ना कि मैं यहाँ का हवा पानी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, मुझे वहाँ का हवा पानी सूट नहीं होगा। बेटा तुझे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं। तो वह कहने लगा, माँ तुम्हारी चिंता है लेकिन मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। तुम्हारी जिद के कारण मैं अपनी तरक्की नहीं रोक सकता। मैंने फैसला किया कि मैं ऋषिकेश जाकर ही रहूंगा। अगर तुम्हें यहीं पर रहना है तो अकेले तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों ना तुम दीदी के मोहल्ले में किराए का ही घर ले लो। माँ बेटी आराम से एक दूसरे के पास रहना, एक दूसरे की मदद भी करती रहना। तुम्हें क्या करना है तुम देख लो, लेकिन मेरा फैसला अब नहीं बदलने वाला। इतना कह कहकर वह उठकर चला गया। रणबीर ने रजनी को
को पहले ही बता दिया कि सास ने जानबूझकर यह सब किया। रजनी खुश थी, आज उसके पति ने अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाया था। शारदा जी बेटे बहू के सामने झुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उन लोगों के साथ नहीं गई, अकेले अपने ही घर में रह गई। अपने घर में उन्हें लगाव था, इसलिए वह किराए के मकान में रहने के लिए भी नहीं गई। अब उन्हें अकेले ही चूल्हा चौका और घर बाहर के काम संभालने पड़ रहे थे। जहाँ पहले उन्हें समय पे नाश्ता सब मिल जाता था, वह अब देर से उठती हैं और 10 बजे तक तो चाय ही बनाती रहती हैं। उधर रजनी ऋषिकेश में अपने छोटे से साफ सुथरे फ्लैट को संवारने में जुटी हुई थी। बालकनी से पहाड़ों का नजारा दिखता था। वहां पर उसने घर से ही बैंकिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे और भी ऑर्डर मिलने लगे। रणबीर को भी उस पर गर्व था कि घर से ही अब उसे अपना काम शुरू किया। रजनी भी खुश थी, क्योंकि अब वह किसी की मुफ्त की नौकरानी नहीं थी, बल्कि अपने सपनों को पूरा कर रही थी। इधर शारदा जी ने एक बार डिप्पी में बेटे बहू को देखा, जब वह अपनी पत्नी के साथ किसी पहाड़ी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, तो उनकी आंखों में पछतावे के आंसू चमकने लगे। लेकिन वह बेटे के सामने झुकना नहीं चाहती थी। सब कुछ अकेला करना पड़ रहा था, कोई बेटी साथ देने नहीं आ रही थी। खैर, दरवाजा तो थोड़ी देर में खुल चुका था, लेकिन घर के अंदर उतनी ही खामोशी थी जितनी खामोशी शारदा जी के भीतर थी।